सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे जो बोर्ड और इंटरमीडिएट के जो एमसीक्यूज़ हैं, 42 एमसीक्यूज़। तो इन एमसीक्यूज़ के मैं जवाब अभी आपको दे रहा हूँ। फिर इसके एमसीक्यूज़ हैं, आपके पास आपकी ग्रैंड टेस्ट किट है, उसमें से आप ये सारे एमसीक्यूज़ देख सकते हैं और इनके जवाब समझ सकते हैं। तो मैं आपको जवाब देना एक एक करके शुरू करता हूँ। सबसे पहले लिखा है, इफ़ जी डिनोट्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी डिनोट्स द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन जी अपॉन जी याल्ड्स द डायमेंशन। तो बच्चों दोनों की डायमेंशन को सिंप्लीफाई करना होगा और आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों के जो डायमेंशन है उनको आपके सामने लिख देते हैं। स्मॉल जी डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। स्मॉल जी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू और इसकी डायमेंशन होती है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जैसे यहाँ से ये L कट जाता है, इसमें से एक L कट जाएगा और ये टी माइनस टू पूरा कट जाएगा और m माइनस वन ऊपर आएगा, प्लस वन हो जाएगा और ये L ऊपर जाएगा तो L माइनस टू हो जाएगा। तो ये जवाब ये भी हो सकता है और जवाब ऐसे भी दिया सकता है एम एल माइनस टू टी ज़ीरो। टी माइनस टू इसमें कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जवाब है एम एल माइनस टू टी ज़ीरो। तो आप देखेंगे ऑप्शन जो सबसे पहला वाला है उसका जवाब यही है एम एल माइनस टू टी ज़ीरो सबसे पहला वाला। इसका लिखा है, इफ एन एप्पल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 15 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज। छोटा सा एक न्यूमेरिकल दे दिया इन्होंने। तो आप इस फॉर्मूले से रेंज निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी मल्टीप्लाई साइन टू थीटा से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो वेलोसिटी आपको दे रखी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, 30 का स्क्वायर ले लें। जी की वैल्यू 9.8 है। इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है साइन टू मल्टीप्लाई बाय थीटा यानी 15 डिग्री। 30 का स्क्वायर जो होता है वो 9.8 होता है। 30 का स्क्वायर होता है 900। उसको 9.8 से डिवाइड कर लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का इन्होंने दे दिया जिसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये आपके पास नंबर आ रहा है 91.83। इस पूरे को सॉल्व करके आया है। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, 30 का साइन लेंगे तो वो हो जाएगा 0.5। 91.83 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर ले, 91.83 मल्टीप्लाई 0.5 तो ये जवाब आ गया 45.91। तो इसको राउंड अप करें तो 46 मीटर। अगर आप अपने एमसीक्यूज में देखें तो आपको 46 मीटर नज़र आएगा। 46 मीटर पर टिक लगा लीजिएगा। फिर ऑब्जेक्ट प्लेस एट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एफ पर रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बन जाता है। अगर ए बराबर ए आई, बी बराबर बी जे, देन ए क्रॉस बी। तो इसका ये असल में रिपीटेड एमसीक्यूज है, ये पास पेपर में आ चुका है और इसका जवाब होगा ए बी के। ठीक है, ए बी के। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ताकि इस एमसीक्यूज को ख़त्म करें फटाफट। इसके बाद इसका जवाब है माइनस ए बी के। माइनस ए बी के इसका जो जवाब आएगा ए आई बी जे, तो इसका जवाब होगा माइनस। पहला प्लस माइनस और तीसरा वाला माइनस। सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको, उससे देखें आपको समझ में आएगा। असल में डिटर्मिनेंट बना हुआ है आई जे और के। जो पहला वेक्टर है ए आई, तो उसके अंदर ए की वैल्यू है जे और के ज़ीरो है। दूसरा है बी जे, बी की वैल्यू है यहाँ ज़ीरो है और ये ज़ीरो है। के में कुछ है ही नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आई का डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये डायरेक्ट देख लें ए बी ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, आई का जो कॉलम गया, रॉ गया, ये सब चीज़ें बचेंगी, ये सब ज़ीरो होगा। जे का कॉलम बनाएंगे, ये गया ये गया ये ज़ीरो। के का बनाएंगे तो खाली सिर्फ के का कॉलम बनेगा, प्लस में ए बी माइनस ज़ीरो के कैप। तो इसका जवाब आएगा ए बी के कैप। ठीक है, आई और जे का डिटर्मिनेंट इसमें ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो ए बी के कैप इसका आंसर है। द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज डेसिबल। द एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन, ये हमारी उसका पास पेपर का रिपीट हो गया। इसका जवाब 4.9 है। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा से इसका आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसका जवाब है ऑल ऑफ देम। जब एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है एसएचएम में, तो जो कौन सी चीज़ होती है उसके पास,
स्पीड जो होती है बॉडी की वो मैक्सिमम होती है जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे घूम रहा होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम एंगुलर मोमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको टॉर्क कहते हैं। द लॉज ऑफ मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आर गिवन बाय, तो इसका जवाब है गिलेलियो। गिलेलियो ने दिए थे, न्यूटन ने उनको आगे बढ़ाया था। गिलेलियो ने दिए थे और न्यूटन ने उसको आगे बढ़ाया था। इसके आगे बात करते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज जीरो। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज, जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 होता है तो उनका रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं, ये जीरो के बराबर आता है क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट होता है पावर। तो अगर हम फोर्स और वेलोसिटी का डॉट बनाते हैं, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये होता है एफ वी डॉट हटाने से कॉस थीटा, और यहाँ पर एफ वी कॉस 90, और ये कॉस 90 जो होता है ये ज़ीरो के बराबर होता है और जवाब आ जाता है ज़ीरो। अच्छा, मज़ीद आगे बात करते हैं, लीज डिस्टेंस और डिस्टिंग विजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बढ़ता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए 18 सेंटीमीटर होता है और आगे आगे बढ़ के 25 सेंटीमीटर तक पहुंचता है। इन यंग डबल slit experiment, the condition of constructive interference is that the path difference must be an integral multiple of wavelength, ठीक है, integral multiple wavelength। the length of astronomical telescope is given by FO plus FE, आखिरी ऑप्शन है। एक ऐसा वेक्टर जिसको पहले कहीं पे डिस्प्लेस कर दें उसका नाम होता है फ्री वेक्टर, और व्हेन अ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव वेक्टर देन इस डायरेक्शन जो होती है वो उसकी अपोजिट हो जाती है, बिकम्स अपोजिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेल कंपोनेंट जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है उसकी स्पीड हमेशा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट रन करता है, भागता है, जंप से पहले ऐसा करने से क्या होता है उसका मोमेंटम इंक्रीज होता है, इंक्रीज द मोमेंटम, मोमेंटम बढ़ाता है वो अपना। इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव, force of friction negligible, then acceleration of two free फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नज़रअंदाज कर दें और दो ऑब्जेक्ट जो अलग अलग मास रखते हैं उनको अगर हम छोड़ते हैं तो उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी, द सेम। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल इज, तो इसमें देखें कंडीशन है, ये आपको खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। जब आप ये कंडीशन सॉल्व करेंगे तो नतीजे के अंदर फिर इसका जवाब सही आएगा, ठीक है। और वो है R इज इक्वल टू एच मैक्स। इसमें आप R का फॉर्मूला और एच मैक्स का फॉर्मूला लगा के जब सॉल्व करेंगे तो ये जवाब निकल के आएगा 10⁻⁴, ये जवाब निकल के आता है इसके अंदर, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। 10⁻⁴ का जवाब इसमें निकल कर आता है। ये मैंने कंडीशन बता दी, एक जगह R और एक जगह एच मैक्स का फॉर्मूला लगेगा। द एक्सप्रेशन फॉर सेंटीमीटर एक्सटेंशन इज गिवन बाय R ओमेगा स्क्वायर, चौथा ऑप्शन। It is better to use long spanner better rather than a short one when tighten a nut or a bolt because, एक बड़ा स्पैनर यूज करें बजाय ये कि छोटा, उससे रीजन क्या होगा, मोमेंट आर्म बढ़ेगा, मोमेंट आर्म बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा टॉर्क पैदा होगा और आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, तो लेस फोर्स नीडेड टू बी एक्सर्टेड बाय द यूजर, कम फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। ऑप्शन है A hole is drilled through the earth along the diameter and a stone is dropped into it, जमीन का बिल्कुल सीध में जहाँ जमीन का सेंटर है वहां पे एक सुराख किया जाता है, फर्ज कर लें, और एक वहां से पत्थर नीचे ड्रॉप किया जाता है, और मान लें कि पत्थर जमीन के सेंटर में पहुंच गया तो उसका वजन वहां क्या होगा, जवाब क्या है, when the stone is at the center it has dash, जब वो बिल्कुल सेंटर पे पहुंचेगा तो उसके पास वहां पर क्या होगा। अच्छा, ये इन्होंने पूछा, इसका वहां पर जाके वेट होगा, जब वो नहीं, वहां पे वेट तो होता नहीं है, जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, सेंटीमीटर फोर्स, उसके पास सिर्फ वहां पर मास मौजूद होगा, सिर्फ मास, मास मौजूद होगा। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, अगर जमीन का रेडियस श्रिंक हो जाए while the mass remaining same, मास उसका सेम रहे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी, तो जी और जमीन का रेडियस एक दूसरे के साथ इन्वर्सली होते हैं, जी और ज़मीन का रेडियस का स्क्वायर एक दूसरे के साथ इन्वर्सली होते हैं, तो अगर ये श्रिंक हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है
तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ इंक्रीज हो जाएगी When a person goes down to the bottom of the deep mine, जब एक शख्स जमीन की गहराई में माइन में जाता है, कंपेयर टू हिज वेट ऑन द सरफेस, देन इट्स वेट विल बी, अगर उसके वजन को जमीन के वेट से कंपेयर करें तो कैसा होगा, आप जब डेप्थ में जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वेट भी डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर इफ द मास ऑफ द अर्थ बिकम 4 times लार्ज हैविंग द सेम रेडियस, द वैल्यू ऑफ जी विल, तो देखें जी जो होता है वो जमीन के मास के साथ डायरेक्टली होता है, तो अगर जमीन का मास 4 times हो जाएगा तो जी की वैल्यू भी 4 times हो जाएगी। When a car accelerate up a hill slope, it is said to, जब आप एक स्लोप पर गाड़ी को लेके चल रहे होते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है। ऑप्शन इसका है गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एनर्जी इक्वेशन जो है वो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कहते हैं। अ सिंपल पेंडुलम has metal bob which is negatively charged, it is allowed to oscillate above a positively charged metallic plate, then its period will be, आप एक पेंडुलम का जो ऑब्जेक्ट बॉब है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये आपके सामने एक पेंडुलम है और ये नेगेटिवली चार्ज है, ये रहा, और ये प्लेट पे मूव कर रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज फैला हुआ है। तो ये इसको अट्रैक्ट ही, इसको मूव ही नहीं करने देगा क्योंकि सब इसको अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दैट्स सी बात। जब सब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये मूव ही नहीं कर पाएगा, उसका टाइम पीरियड क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर, तो इसका जवाब है वेवलेंथ। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अ पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग स्लो, एक पेंडुलम है घड़ी का और वो स्लो चल रहा है। इट कैन बी करेक्ट, आप उसको सही कर सकते हैं बाय मेकिंग द पेंडुलम, अब याद रखें टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, तो आप उसकी लेंथ सही कर दें, यानी लेंथ को बड़ा कर दें, टाइम जो उसका स्लो चल रहा है वो तेज हो जाएगा, ठीक है, लेंथ को लॉन्गर कर दें। When the net torque acting on the system is zero, जब net torque zero होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is suggested by Young in order to obtain फेस कोहेरेंस, जो उसने डबल स्लिट बनाई थी उससे उसने फेस कोहेरेंस हासिल किया था, याद रखें फेस कोहेरेंस हासिल किया था, यानी एक जैसी रोशनी हासिल की थी। द डायफ्रेक्शन ऑब्जर्व बाय डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग कैन आल्सो बी टर्म्ड एज मल्टीपल स्लिट डायफ्रेक्शन कहलाती है, मल्टीपल स्लिट डायफ्रेक्शन। टू सोर्सेस टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट, दो सोर्सेज लाइट के कोहेरेंट उस वक्त होते हैं व्हेन दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, यानी पहला ऑप्शन है दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ। इफ वी नैरो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इन डबल स्लिट द फ्रिंज विड्थ, अगर आप बहुत क्लोज कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ को, तो नतीजे में द फ्रिंजेस विड्थ इफ वी नैरो द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, नजदीक कर देंगे उन स्लिट्स को तो जो फ्रिंजेस हैं उनका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्रिंजेस जो होती हैं वो डी के साथ फॉर्मूला होता है एल लिम्डा अपॉन डी के साथ इन्वर्सली होता है, तो अगर आप फ्रिंजेस को क्लोज करेंगे उनके दरमियान का डिस्टेंस कम करेंगे तो फ्रिंजेस जो स्क्रीन पे नजर आ रही हैं वो बढ़ जाएंगी, याद रखिएगा। The point at which the light rays are brought to focus is called principal focus. If the magnification of the lens is 6 and the image distance is 24 centimeter, then the object distance is, magnification जो है वो 6 है, इमेज डिस्टेंस 24 है और आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है, तो फॉर्मूला लगा देंगे m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, यहाँ पे वैल्यू है 6, 24 पी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 24 और 6 वैसे ही कट जाएगा, 6 2 और जवाब आ जाएगा 4। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, वेवलेंथ कहलाता है। टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम कितना मूव करते हैं, लिम्डा बाय 2 मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए, अल्लाह का शुक्र है। ये बोर्ड के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज थे जिनके ऊपर मैंने सारी मार्किंग बता दी है, आप देख लीजिएगा इन सबको, इंशाल्लाह ताला आपके मामला बेहतर रहेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।